आज का हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। यह क्लास 12th का केमिस्ट्री का 14th चैप्टर है, 14वां अध्याय है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम बायोमोलिक्यूल्स कहते किसको हैं, क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स, इसको हम देखेंगे। तो देखिए कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाता है, किस चीज़ को बनाता है, तो वह जीवन के आधार को बनाता है। ठीक है ना, कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जो जीवन के आधार को बनाता है, दैट इज अर्थात दे बिल्ड अप द लिविंग सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स, उसको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वे ऑर्गेनिक यानी वे कार्बनिक पदार्थ विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, जो जीवन के आधार को बनाता है। दैट इज दे बिल्ड अप द लिविंग सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, जो लिविंग सिस्टम को बनाता है और उसके बाद से उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके वृद्धि के लिए और उसके रख रखाव के लिए जो है ना, वो जो जिम्मेवार होता है उसको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। द सीक्वेंस दैट रिलेट्स बायोमोलिक्यूल्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, यानी बायोमोलिक्यूल्स से लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो रिलेट करता है, जो सीक्वेंस जो करी, वो क्या है। तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स से बनते हैं, मिलकर के बनते हैं ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स से मिलकर के बनते हैं सेल्स, सेल्स से मिलकर के बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से मिलकर के बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से मिलकर के बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब है क्वेश्चन कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट इट्स क्लासिफिकेशंस। अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी एक बायोमोलिक्यूल है, तो इसके बारे में है, ठीक है ना। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 12th के बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखिए जरा कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट है क्या। देखिए कहा गया ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स, जिसे हम अल्डोज कहते हैं, और कीटोन्स, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स जिसे हम अल्डोज कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जिसे हम कीटोज कहते हैं, चाहे कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जो जल अपघटन के बाद से देता है, गिव दिज यूनिट्स, कहने का मतलब क्या, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो है वही कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, चाहे वे सारे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलिसिस के बाद से, जल अपघटन के बाद से जो है इस यूनिट को देता है, किस यूनिट को, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन, यानी अल्डोज या कीटोन हाइड्रोलिसिस के बाद से देता हो जो कंपाउंड, वह भी कार्बोहाइड्रेट है, नहीं तो फिर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन तो कार्बोहाइड्रेट है ही। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले यहाँ पर कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को हम जो है ना सैकराइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सैकराइड, हम आगे बताते हैं इस चीज़ को। जैसे देखिए यहाँ पर घेर करके लिखा हुआ है यहाँ लैटिन सैक्रम, जिसको कहते हैं शुगर। तो ड्यू टू स्वीट टेस्ट ऑफ सिंपलर मेंबर्स कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज सैकराइड्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो वो हम कह सकते हैं कि सिंपलर मेंबर, सिंपलर मेंबर का मतलब क्या, छोटा जो अणु होता है, जो सरल अणु होता है, वो स्वीट टेस्ट का होता है, यानी मीठा स्वाद का होता है। ठीक है, इसके वजह से इसे सैकराइड्स भी कहते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। तो पहला है ए में, डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर, या बिहेवियर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना है। डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस और ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी चाहे मॉलिक्यूलर साइज के आधार पर बात करें, चाहे फिर हाइड्रोलिसिस के टुवर्ड्स बिहेवियर के आधार पर बात करें, 3 टाइप का होता है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। क्या क्या, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स। अब हम बात करते हैं, ये तो ए हो गया, इसमें 3 टाइप का हो गया, किसके आधार पर, तो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूलर साइज या फिर बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस के आधार पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड, वह है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, स्वाद के आधार पर, टेस्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट यानी टेस्ट के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं, तो दे आर ऑफ 2 टाइप्स, पहला शुगर्स
दूसरा है नॉन शुगर्स। शुगर्स में देखें द कार्बोहाइड्रेट्स विच हैव स्वीट टेस्ट, वे कार्बोहाइड्रेट जिसके पास क्या होता है, जिसका वह स्वाद मीठा होता है, हाँ वो शुगर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड शुगर्स हैं क्योंकि उसका स्वीट टेस्ट होता है। और सेकेंड नंबर है नॉन शुगर, तो द कार्बोहाइड्रेट्स विच हैव नो स्वीट टेस्ट, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके पास कोई भी मीठापन का यानी कोई मिठास नहीं हो, कोई मीठा स्वाद नहीं हो, आर कॉल्ड नॉन शुगर्स। एग्जाम्पल के तौर पर पॉलीसेक्राइड्स। अब सी जो है वो इसका ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स, पहला है रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो पहले हम रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं। तो द कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेहलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, यानी वे कार्बोहाइड्रेट या वे शुगर जो क्या करते हैं टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल के तौर पर ऑल मोनोसेक्राइड्स, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनो का मतलब सिंगल होता है, वन होता है, हाँ यानी मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स, जितने भी मोनोसेक्राइड है ओलिगोसेक्राइड है, एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज को छोड़ करके बाकी सारे मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स, सुक्रोज जिसको चीनी कहते हैं शुगर, C12H22O11, उसको छोड़ करके बाकी सारे मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वह रिड्यूसिंग शुगर है। अब हम बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। द कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, जो टॉलेंस रिएजेंट यानी सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है, उसको कहते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल के तौर पर सुक्रोज एंड पॉलीसेक्राइड्स। सुक्रोज जो उसमें जो रिड्यूसिंग शुगर नहीं था, जिसमें लिखा था एक्सेप्शन, है ना, तो सुक्रोज, और इधर से पॉलीसेक्राइड पूरा, उधर से क्योंकि मोनोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड पूरा था रिड्यूसिंग, उसमें एक चीज़ को छोड़ करके सुक्रोज को छोड़ करके जो उधर से छोटा रिड्यूसिंग से वो नॉन रिड्यूसिंग हो गया, अब पूरा पॉलीसेक्राइड, ये हो गया नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड किसको कहते हैं। अभी तक जो भी बातचीत की है हम लोग वो क्या था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक में रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग तक। उसके बाद से अब हम एक एक चीज़ को जो है ना यहाँ पर एक एक टर्म को हम देखते हैं कि मोनोसेक्राइड्स किसको कहते हैं। देखिए कि द सिंपलर सेक्राइड्स, सेक्राइड्स वर्ड आया सैक्रम से, सैक्रम का मतलब शुगर, शुगर का मतलब क्या, जो सिंपलर जो लोअर कार्बोहाइड्रेट है वो स्वाद में मीठा होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, इसलिए उसको सेक्राइड कहते हैं, तो इसलिए मोनोसेक्राइड। तो देखिए कि द सिंपलर सेक्राइड विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, सिंपलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वे सेक्राइड जिसको और भी हाइड्रोलाइज करके इससे भी छोटा नहीं बनाया जा सकता, इससे भी सरल, इससे भी आसान नहीं बनाया जा सकता, हाँ उसको कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। दे सब डिवाइडेड इंटू टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज होमोपोलीसेक्राइड्स, यानी कि मोनोसेक्राइड को हम और भी किस नाम से जान सकते हैं, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अल्डोज किसको कहेंगे, हाँ टेट्रोज किसको कहेंगे, पेंटोज किसको कहेंगे, हेक्सोज, तो टेट्रोज तो नाम से क्लियर है, 4 से टेट्रोज, 5 से पेंटोज, हेक्स जिसमें कार्बन की संख्या 6 है, हेक्सोज। अब इसके लिए जो ना इसको जो है होमोपोलीसेक्राइड भी कहते हैं। अब जैसे एक टर्म आया अल्डोटेट्रोज, यहाँ पर टर्म है अल्डोटेट्रोज का, तो अल्डोटेट्रोज इसका एग्जाम्पल है थ्रियोज एंड एरिथ्रोज, और इसके बाद है अल्डोपेंटोज, जाइलोज और राइबोज। राइबोज प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाम आप पहले से सुनते होंगे, तो वो अल्डोपेंटोज के हैं। इसके बाद से हम बात करते हैं यहाँ पर अल्डोहेक्सोज की, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, यह जो है अल्डोहेक्सोज है। इसके बाद कीटोहेक्सोज जैसे फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, लेकिन वो फ्रक्टोज जो है कीटोहेक्सोज है, तो इसलिए ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज जो है अल्डोहेक्सोज है, जबकि फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज है। कहने का मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड जो है वह ग्लूकोज है, लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, फ्रक्टोज है, दोनों क्या है अलग अलग फैमिली से हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब है कि ऑल नेचुरली अकरिंग मोनोसेक्राइड्स बिलोंग टू डी सीरीज, जितने भी नेचुरली अकरिंग मोनोसेक्राइड्स हैं उस डी सीरीज के अंतर्गत आता है, जैसे डी सीरीज होता है, एल सीरीज होता है, ठीक है ना। अब है किलियानी सिंथेसिस, किलियानी सिंथेसिस इज यूज्ड टू कन्वर्ट एन अल्डोज इनटू
नेक्स्ट हायर अल्डोज, यानी कि जो लोअर अल्डोज को हायर अल्डोज में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए किलियानी सिंथेसिस यूज किया जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो अभी तक हमने मोनोसेक्राइड की बात किया, अब जो है ओलिगोसेक्राइड की बात करते हैं। ओलिगोसेक्राइड, तो देखते हैं ओलिगोसेक्राइड, ग्रीक वर्ड ओलिगोस से आया है। ओलिगोस का मतलब होता है फ्यू, फ्यू मतलब कुछ। तो देखिए, द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच जनरली गिव 2 to 9 मोनोसेक्राइड्स, जो सेम या डिफरेंट हो सकता है ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि हाइड्रोलिसिस के बाद से, जल अपघटन के बाद से जो कार्बोहाइड्रेट 2 से लेकर के 9 मोनोसेक्राइड्स देता है, चाहे वह मोनोसेक्राइड जो है सेम हो चाहे डिफरेंट हो, वे कहलाते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज, ओलिगोसेक्राइड जो है वह आगे इस तरह से क्लासिफाइड होता है, डाइसेक्राइड्स, जिसका एग्जांपल है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, एंड ट्राइसेक्राइड्स एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ओलिगोसेक्राइड को भी जो है ना उपविभाजित किया जा सकता है, किस रूप में, तो डाइसेक्राइड के रूप में, जिसके अंतर्गत सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आता है, उसके ट्राइसेक्राइड के रूप में। हाँ, इसके बाद उससे भी आगे अब हम बात करते हैं यहाँ पर सुक्रोज, C12H22O11 इज अ डाइसेक्राइड बिकॉज इट गिव्स 2 मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद से 2 यूनिट जो है सो मोनोसेक्राइड देता है। जैसे यहाँ पर ये सुक्रोज हुआ, H2 हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ, जल अपघटन, तो ये ग्लूकोज दिया और फ्रक्टोज दिया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का क्या है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला अलग है, क्योंकि ग्लूकोज जो है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, जिसे हम अल्डोज कहते हैं, जबकि यह जो है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, फ्रक्टोज, जिसको हम कीटोज कहते हैं। अब है कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 2 मोनोसेक्राइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एंड नॉर्मली इट इज 1,4 बॉन्ड, यानी कि 1 पोजिशन और 4th पोजिशन पर यह लगता है। अब है सुक्रोज इज मोस्ट एबंडेंट इन प्लांट्स एंड नोन एज केन शुगर और टेबल शुगर और इनवर्ट शुगर। सुक्रोज को, चीनी को, ये चूँकि ये क्या मोस्ट एबंडेंट, अत्यधिक जो है ना उपलब्ध है, हाँ, प्लांट्स में, तो इसको केन शुगर के नाम से जानते हैं, टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, इनवर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। अब है नेक्स्ट कि इनवर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। इन्वर्ट शुगर जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के इक्विमोलर मिक्सचर से प्राप्त होता है, जो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, तो स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज इसको कहते हैं। जैसे C12H22O11 है ना, ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो इसमें आप देख सकते हैं इधर वाला लेफ्ट वाला में 1 पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं इधर से 2 पोजीशन, दोनों के बीच में जो O है यहाँ पर लगा हुआ, ये वाला O, ठीक है ना, यह देख रहे हैं कि ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आप कह सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ये सुक्रोज हो गया। अब है ट्राइसेक्राइड, जैसे रेफिनोज, C18H32O16, इसका जो है सो फार्मूला है, मोलिकुलर फार्मूला। इसका अगर हाइड्रोलिसिस किया जाता है एसिडिक कंडीशन में, तो ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है, गैलेक्टोज बनता है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करने के बाद वे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस के बाद, जल अपघटन के बाद 3 यूनिट मोनोसेक्राइड देता है, उसको ट्राइसेक्राइड कहते हैं। अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। द पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर नोन एज पॉलीसेक्राइड्स। एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब जो है पॉलीसेक्राइड्स हैं। अब हम बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च जिसका फॉर्मूला है C6H10 होल, इसके बाद से O5 होल N। स्टार्च जो है वो क्या है, C6H10O5 होल N। इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड अ मेजर रिजर्व फूड इन प्लांट्स, यानी कि स्टार्च जो है जो भी पौधे के द्वारा जो भी भोजन बनता है, प्लांट्स के द्वारा जो भी फूड बनता है, उसको रिजर्व जो है स्टार्च के रूप में ही रखा जाता है। तो अल्फा ग्लूकोज का यह पॉलीमर है और यह मेजर रिजर्व फूड इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो रिजर्व फूड है तो वह स्टार्च के रूप में ही है, मंड के रूप में ही है। इसके बाद से सेकंड है कि इट टर्न्स ब्लू विद आयोडीन, आयोडीन के साथ अगर रिएक्शन कराया जाता है स्टार्च को तो ब्लू कलर का हो जाता है। सोर्सेज ऑफ स्टार्च आर पोटैटोज, व्हीट, राइस, मेज, इटीसी। इसके जो है स्टार्च के जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, वो है आलू, गेहूँ, चावल, मक्का, इटीसी। अब है स्टार्च इज अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट का मिक्सचर है। पहला है एमाइलेज, दूसरा है एमाइलोपेक्टिन।
एमाइलेज जो होता है 20% होता है, एमाइलोपेक्टिन 80% होता है। तो एमाइलोज जो है इट इज़ एन अनब्रांच्ड वाटर सॉल्युबल पॉलीमर, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है इट इज़ अ ब्रांच्ड वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर। यानी कि स्टार्च जो है मिक्सचर है दो कंपोनेंट का, एमाइलोज का और एमाइलोपेक्टिन का। एमाइलोज 20% होता है, एमाइलोपेक्टिन जो है ना 80% होता है। यह एमाइलोज जो है वो अनब्रांच्ड होता है, यानी लिनियर होता है, वाटर सॉल्युबल पॉलीमर है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है ब्रांच्ड होता है, वाटर इनसॉल्युबल है, यह जल में अघुलनशील है। अब सेलुलोज की बात करते हैं। C6H10O5 होल एन, यह भी सेलुलोज का भी वही फार्मूला। इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स ऑफ प्लांट्स। यह प्लांट्स का क्या है, यह स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है, मोस्ट एबंडेंट अत्यधिक पाया जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फूड सोर्स ऑफ सम एनिमल्स, यह कुछ एनिमल्स का सेलुलोज जो है वह क्या है, इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है, यह महत्वपूर्ण उसका भोजन का स्रोत है। इसके बाद है इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ D+ बीटा ग्लूकोज, जबकि स्टार्च जो था अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर था, जबकि यह जो है सेलुलोज जो है वह D+बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद से नीट वगैरह में भी इसको पूछा गया है। इसके बाद से है कि द चीफ सोर्स ऑफ सेलुलोज आर वुड कंटेंस 50% सेलुलोज एंड रेस्ट बीइंग लिग्निन, रेजिन etc। तो यानी कि वुड में, लकड़ी में जो है ना सेलुलोज पाया जाता है 50%, और बाकी का उसमें लिग्निन, रेजिन ये सब होता है लकड़ी में। यानी कि हम कह सकते हैं वुड में सेलुलोज पाया जाता है। एंड कॉटन, कॉटन जो है रुई कंटेन्स 90% सेलुलोज एंड रेस्ट बीइंग फैट्स एंड वैक्सेज। यानी कि वुड में पाया जाता है, कॉटन में पाया जाता है सेलुलोज। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की। तो इट्स मॉलिकुलर फार्मूला इज C6H12O6। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है, डेक्सट्रोज। ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर। यानी ग्लूकोज को हम इतने और नाम से जानते हैं, आपसे अधिकतर जो है ना पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। इस नेम से ग्रेप शुगर किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को, कॉर्न शुगर डेक्सट्रोज के नाम से, ब्लड शुगर के नाम से ग्लूकोज को जाना जाता है। अब है हाउ इज ग्लूकोज मैन्युफैक्चर्ड, ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है। तो ग्लूकोज इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च विद हॉट डाइल्यूट मिनरल एसिड्स एंड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो ग्लूकोज जो है बनाया जाता है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से, विद हॉट डाइल्यूट मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जैसे HX होता है ना, यानी HCl, इसके बाद से HBr, HI, ये सब मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है। तो उसके साथ हॉट डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ स्टार्च के हाइड्रोलिसिस कराने से प्राप्त होता है। और दूसरा क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से। तो सुक्रोज है यहाँ पर, हाँ, H2O के प्रेजेंस में, मतलब H2O के साथ हाइड्रोलिसिस, यहाँ एसिडिक प्रेजेंस है, H+ है ना, वह कहाँ से आया है, मिनरल एसिड से। तो यह टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ग्लूकोज प्राप्त हो गया। इसके बाद स्टार्च या सेलुलोज C6H10O5 होल एन, और इसका भी 339 केल्विन टेम्परेचर और 2 से 3 बार प्रेशर पर इसे जो हाइड्रोलाइज किया जाता है। तो यहाँ से देखिए हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसके बाद है एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर्ड इन लीवर एज ग्लाइकोजन। हमारे शरीर में जो भी ग्लूकोज है ना, वह जो है एक्स्ट्रा जो यूज हुआ सो हुआ, नहीं तो फिर वो लीवर में जो है वो स्टोर्ड हो जाता है ग्लाइकोजेन के रूप में। अब है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम फिशर मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो ओपन चेन, तो देखिए ग्लूकोज का D ग्लूकोज और L ग्लूकोज। तो यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखिए D ग्लूकोज और राइट साइड में देखिए L ग्लूकोज। इसमें आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा दोनों में, D ग्लूकोज और L ग्लूकोज में। देखिए नीचे CH2OH दोनों में है, ऊपर CHO दोनों में है, लेकिन इधर से अगर हम देखें तो जितना जिधर से जितना OH है, राइट साइड में जितना OH है उतना में इसमें जो है L ग्लूकोज में H है। यानी राइट साइड में D ग्लूकोज में राइट साइड में 3 OH है, तो यहाँ पर देखते हैं L ग्लूकोज में 3 H है। हाँ, इसके बाद से D ग्लूकोज में लेफ्ट साइड में 1 OH है, तो यहाँ पर देख रहे हैं L ग्लूकोज में 1 H है लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से वह स्ट्रक्चर में थोड़ा सा का अंतर, नीचे ऊपर सेम है, हाँ, लेकिन जहाँ जहाँ OH है D ग्लूकोज में वहाँ वहाँ H हो गया है L ग्लूकोज में। अब है देखिए अगला पॉइंट कि ग्लूकोज हैज 4 कायरल कार्बन एटम्स। यह भी जो है ना
ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि ग्लूकोज के पास कायरल एटम कितने हैं। कायरल एटम का मतलब समझिए, वो CHIRAL है कायरल, जिसको एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कि जिस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, जिस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, उसको कहते हैं हम लोग कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। तो जैसे यहाँ पर देखिए ना, स्टार रेड से जो है ना स्टार मारा हुआ होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार मारा हुआ है रेड से। तो 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए कि 4 जो है ना रेड से स्टार मारा हुआ है, वही एसिमेट्रिक कार्बन है। तो इसलिए ग्लूकोज में जो है 4 कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अल्फा और बीटा ग्लूकोज की। तो इन इंटर मॉलिक्यूलर हेमी एसिटल फॉर्मेशन, जिसको साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं, CHO इज कन्वर्टेड इनटू CHOH व्हिच कैन हैव 2 कॉन्फ़िगरेशंस। एक है अल्फ़ा, दूसरा है बीटा, बस और कुछ भी नहीं इसमें। अल्फ़ा में क्या है ना कि OH राइट साइड में है, और बीटा में OH लेफ्ट साइड में है। और OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन को हम लोग जो है ना 1 नंबर कार्बन यहाँ पर देते हैं। अब हम बात करते हैं एनोमेरिक कार्बन की। तो ग्लूकोज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन अल्फ़ा एंड बीटा, ग्लूकोज के पास क्या है, 2 कॉन्फ़िगरेशन है, अल्फ़ा और बीटा। अभी अभी ऊपर में यहाँ पर देखे हैं। तो वही चीज़ कि ग्लूकोज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन अल्फ़ा एंड बीटा अबाउट C1 मतलब जिस कार्बन से OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, वह फर्स्ट नंबर कार्बन उसको दिए हैं, तो C1 लिखा गया। दिस C1 इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन एंड दिज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एनोमर्स। यानी अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज जो है ना, वो एनोमर्स है, क्योंकि इसके पास एनोमेरिक कार्बन है। अब है बोथ द फॉर्म्स अल्फ़ा एंड बीटा आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या, जो प्लेन पोलराइज लाइट को, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन PPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट वार्ड या लेफ्ट वार्ड जो है ना क्या करता है, वह रोटेट कर देता है, उसी को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकल वर्ड आया ही है लाइट रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए क्या है, चाहे वो अल्फ़ा फॉर्म हो चाहे बीटा फॉर्म हो, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है अल्फ़ा डी ग्लूकोज हैज स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 115.5 डिग्री, यानी प्लस 115.5 डिग्री, एंड बीटा डी ग्लूकोज हैज स्पेसिफिक रोटेशन 19.5 डिग्री, 19.5 डिग्री का। अब है बात यहाँ पर म्यूटा रोटेशन की। तो व्हेन ईदर ऑफ द 2 फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का 2 फॉर्म, ठीक है ना, कौन कौन सा, अल्फा और बीटा, इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, वो जल में घुलनशील है, देन देयर इज अ स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन में जो लाइट को रोटेट करता है, उस रोटेशन में एक जो है ना स्पॉन्टेनियस स्वतः परिवर्तन होता है टिल द क्या है इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ 52.5 डिग्री, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि जब ये डिजॉल्व कराया जाता है अल्फा और बीटा ग्लूकोज को, तब एक स्पॉन्टेनियस चेंज आता है स्पेसिफिक रोटेशन में। जो रोटेशन था एगो का अल्फा डी का था रोटेशन कितना है, प्लस 115.5, और बीटा का कितना सा था 19.5। जब इसे डिजॉल्व किया जाता है तो स्पॉन्टेनियस चेंज आता है इस रोटेशन में, कहाँ तक, तो एक इक्विलिब्रियम वैल्यू 52.5 डिग्री तक। दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन, यानी कि क्या हो जाए कि 52.5 डिग्री, 115 से 52.5 डिग्री, चाहे 19.5 से 15.5 डिग्री, एक से घट रहा है दूसरे से बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं म्यूटा रोटेशन। तो जैसे देखिए यहाँ पर कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज है प्लस 115 से, तो इक्विलिब्रियम पर पहुँच गया कितना 52.5, ये घटा। जबकि यहाँ पर जो देख रहे हैं कि बीटा ग्लूकोज है वह 19.5 था, उससे बढ़ करके कितना हो गया 52.5, तो इसको कहते हैं हम लोग म्यूटा रोटेशन। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, चाहे कन्फिग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज चाहे कन्फिग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, डिटर्मिनेशन, ग्लूकोज के डिटर्मिनेशन का जो है ना स्ट्रक्चरल कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिए यहाँ पर कि ग्लूकोज हैज 1 अल्डिहाइड CHO ग्रुप, इसके बाद 1 प्राइमरी हाइड्रोक्सिल CH2OH एंड 4 सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल CHOH ग्रुप्स एंड गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी अभी हम लोग जो है ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला जो है ना, वहाँ पर जो है ना डी ग्लूकोज और
एल ग्लूकोज देखे थे, जिसमें क्या बताए थे, नीचे CH2OH ऊपर CHO और फिर बाकी बीच में क्या है, 4 एसिमेट्रिक कार्बन है। चारों एसिमेट्रिक कार्बन के पास क्या है, तो CHOH भले ही लेफ्ट हो चाहे राइट हो। यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसके बाद से एक प्राइमरी हाइड्रोक्सिल CH2OH जो सबसे नीचे है, CHO सबसे ऊपर है, और 4 जो है सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप CHOH जो एसिमेट्रिक कार्बन वाला है, कैरल कार्बन वाला। ठीक है ना, तो वह निम्नलिखित रिएक्शन देता है। पहला, ग्लूकोज ऑन एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन कराने पर ग्लूकोज का किसके साथ, तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज के रिएक्शन को ही एसिटाइलेशन कहते हैं। तो गिव्स अ पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या है, वो पेंटा हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर पेंटा एसीटेट जो है ना कन्फिग्रेशन देता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्लूकोज है, लेकिन यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया गया, तो यहाँ पर देखिए कि यही पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ये हो गया कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पर। अब सेकंड है कि ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल एमीन टू गिव मोनोऑक्जिम एंड एड्स विद अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN टू गिव अ साइनोहाइड्रिन। यानी देखिए यहाँ पर ग्लूकोज हुआ, NH2OH यही मोनोऑक्जिम है, इसके साथ रिएक्शन कराने पर यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्जिम प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि यह भी ग्लूकोज है, इसको HCN के साथ, यहाँ पर यह ग्लूकोज है, इसको HCN के साथ रिएक्शन कराने पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। यहाँ पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, यही है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक, चलिए अब है कि दिस रिएक्शन कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन ग्लूकोज। ये जो रिएक्शन है अभी जो हमने बताया आपको, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन वाला, यानी HCN या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पेंटा एसीटेट ग्लूकोज बनता है। यह किसको कन्फर्म करता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वह इसके पास यानी ग्लूकोज के पास कार्बोनाइल ग्रुप है कि नहीं है, तो उसके लिए यह सेकेंड वाला रिएक्शन है। थर्ड है ग्लूकोज रिड्यूसेज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट जिसको कहते हैं। ग्लूकोज जो है टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, किसमें, टू मेटालिक सिल्वर, एंड ऑल्सो फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टू रेडिस ब्राउन क्यूप्रस ऑक्साइड। यानी कि टॉलेंस रिएजेंट को सिल्वर मिरर में, मेटालिक सिल्वर में, और फैलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक्ट सॉल्यूशन को वह जो है ना क्यूप्रस ऑक्साइड में वह रिड्यूस कर देता है, एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड, और ग्लूकोज स्वयं जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड के रूप में। दिस कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एन अल्डिहाइडी ग्रुप इन ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज में एक अल्डिहाइडी ग्रुप होता है, उसका यह पहचान है, उसका यह टेस्ट है। ठीक है ना, क्या कि टॉलेंस टेस्ट कराइए और फैलिंग सॉल्यूशन बेंडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट है। जबकि उसके लिए कार्बोनाइल ग्रुप इसमें है कि नहीं, CO ग्रुप, तो उसके लिए जो सेकंड में जो था रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड और HCN के साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, कि विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, जिसको हम एक्वस Br2 कहते हैं, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड गिव्स सैक्रिक एसिड। ग्लूकोज जो है नाइट्रिक एसिड के साथ अगर जो है ना ऑक्सीडाइज होता है, तो ये सैक्रिक एसिड देता है। यह ग्लूकोज हुआ, क्योंकि देखिए ऊपर CHO, नीचे CH2OH और बीच में CHOH होल 4, यहाँ पर बीच में CHOH होल 4 है। यही है 4 इसमें कार्बन जो है वह एसिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है। यह ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। और यहाँ पर अगर HNO3 के साथ, और यदि यहाँ पर HNO3 के साथ और यदि यह ग्लूकोज जो है HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज होता है, तो यहाँ पर सैक्रिक एसिड बनाता है। सैक्रिक एसिड में क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ऊपर में CHO था, वो भी COOH में बदल गया, नीचे में CH2OH था, वो भी COOH में बदल गया, बीच का CHOH होल 4 वैसे का वैसे रह गया, तो यह सैक्रिक एसिड हो गया। अब नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, कि ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, ग्लूकोज को अगर जो है ना लंबे समय तक हीट किया जाए, ज़्यादा देर तक, विद HI, ठीक है ना, HI के साथ, तो फॉर्म N हेक्सेन, तब वह जो है ना नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। इट कन्फर्म्स दैट
ऑल 6 कार्बन इन ग्लूकोज आर लिंक्ड लिनियरली। इससे यह पता चलता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो सब का सब लिनियरली कहने का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड से वह एक लाइन में वह अटैच्ड है। तो यह देखिए ये ग्लूकोज हो गया, HI के साथ इसको हीट किया गया लंबे टाइम तक, तो यहाँ पर देखिए कि यह क्या हुआ, नॉर्मल हेक्सेन बना। चाहे ऐसे लिखें चाहे फिर इसको यहाँ पर ऐसे लिख दे CH3 CH2 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 CH3 N हेक्सेन। However, with क्या सोडियम अमलगम NaHG एंड वाटर ग्लूकोज इज रिड्यूस टू सॉर्बिटॉल। कहा गया कि इसी चीज़ में अगर हम क्या करें कि ग्लूकोज को सोडियम अमलगम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर ट्रीट कराते हैं तो हमें सॉर्बिटॉल प्राप्त होता है। सॉर्बिटॉल में क्या हुआ, देखिए ऊपर में जो CHOH है यहाँ पर, वह भी CHOH इधर बदल गया किस में, CH2OH में, और नीचे का CH2OH जैसे वैसे रह गया, और बीच का जो CHOH होल 4 है वह जैसे था वैसे रह गया, तो सॉर्बिटॉल इसको कहते हैं। अब है छठा पॉइंट कि डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन टू गिव ओसाजोन, जिसको कहते हैं ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोज से ओसाजोन बन रहा है इसलिए इसको कहते हैं ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज का ओसाजोन। जैसे देखिए यह ग्लूकोज हो गया और यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे NH2 होता है लेकिन फिनाइल हाइड्रोजन है तो C6H5 NHNH2, इसमें से 2 मॉलिक्यूल H2O निकलता है और आपके पास यहाँ पर जो प्राप्त हो जाता है ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज का ओसाजोन, तो इसलिए ग्लूकोसाजोन। अब 7वां नंबर पॉइंट है ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद मिथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज जो है मिथाइल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ अगर यह वह रिएक्शन करता है, ठीक, तो फॉर्म अल्फ़ा एंड बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड, तो वो अल्फ़ा और बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड बनाता है। द रिएक्शन अकर्स ओनली एट द OH ऑफ हेमी एसिटाइलिक कार्बन, यह हेमी एसिटाइलिक कार्बन के OH पर ही जाकर के होता है। यहाँ पर देखिए यह अल्फ़ा मिथाइल ग्लूकोसाइड है, यहाँ देख सकते हैं ऊपर वाला ये जो कार्बन है यहाँ का, इस कार्बन से इसके बीच में जो ना O है, ऑक्सीजन यहाँ का बॉन्ड है। अब देखिए यह है अल्फ़ा मिथाइल ग्लूकोसाइड और ये बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड, सारा चीज़ सेम है, केवल यहाँ का OCH3 देखिए राइट साइड में है, यहाँ का OCH3 क्या है, लेफ्ट साइड में है। इतना ही से अल्फ़ा बीटा में डिफरेंसेज है। अब आ जाते हैं यहाँ रिंग की बात करते हैं, क्योंकि आगे हम बात करेंगे जब हम अल्डिहाइड कीटोन को दिखाएंगे, मतलब इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज को दिखाएंगे तो हम पायरन रिंग और फ्यूरान रिंग के माध्यम से दिखाएंगे, ग्लूकोपायरानोज ये सब चीज़। इसके बाद से जो है ना फ्यूरानोज, तो इसके लिए हमें रिंग को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर पायरन रिंग है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन है, इसके बाद से फिर 5 गो कार्बन है और ऑक्सीजन के बाद से जो है ना दोनों तरफ यहाँ पर डबल बॉन्ड है, हाँ यहाँ से, यह फ्यूरान रिंग है, ठीक है ना, यह फ्यूरान रिंग है और यह पायरन रिंग है। तो पायरन रिंग में 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन यानी टोटल 6, फ्यूरान रिंग में क्या है 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन टोटल 5। अब है साइक्लिक स्ट्रक्चर और ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हैज पायरानोज स्ट्रक्चर, पायरन रिंग में जो है ना इसको दिखाया गया है, ग्लूकोज को पायरन रिंग में दिखाया जा रहा है ग्लूकोज को, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोपायरानोज या सीधे पायरानोज स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर हम अल्फ़ा D+ ग्लूकोज को दिखाना चाह रहे हैं पायरन रिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पायरन रिंग में क्या है 5 कार्बन है, तो देखिए तो इसमें भी 5 कार्बन है, यहाँ पर नीचे देख लीजिए इसमें 5 कार्बन है। फर्स्ट नंबर कार्बन पर जरा से देखिए OH कहाँ है, नीचे है। सेकंड नंबर पर भी नीचे, थर्ड नंबर पर जो नीचे H है, फोर्थ नंबर पर OH है नीचे, और फिफ्थ नंबर पर CH2OH है, यह अल्फ़ा हुआ। लेकिन यहीं पर क्या है कि केवल फर्स्ट नंबर कार्बन पर OH नीचे है तो वो अल्फ़ा हो गया, लेकिन फर्स्ट नंबर पर कार्बन पर OH अगर ऊपर है तो वो बीटा हो गया। बाकी सब एक ही जैसा है। फ्रक्टोज की, इसको फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं, C6H12O6 इसका फार्मूला। प्रिपरेशन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ इनुलिन, इनुलिन के हाइड्रोलिसिस के द्वारा। तो इनुलिन का हाइड्रोलिसिस तो देख सकते हैं, इसका भी फार्मूला किसके जैसा, स्टार्च और सेलुलोज के जैसा, C6H10O5 होल एन इनुलिन। इसका भी हाइड्रोलिसिस कराने पर फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। फ्रुक्टोज क्या है, एक कीटोज है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फ्रुक्टोज हैज फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, दैट इज रिंग स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो क्योंकि ग्लूकोज जो है उसको पायरन रिंग में दिखाए थे, जैसे ये सब पायरन रिंग है, जबकि फ्रक्टोज की जो हम बात करते हैं तो वह फ्यूरान रिंग में दिखाते हैं। तो तो देखिए यहाँ पर यह अल्फ़ा
डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज और यहाँ पर बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। अंतर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए OH नीचे है, यहाँ पर OH ऊपर है, बस इतना ही है, और फ्यूरान रिंग में इसे एडजस्ट किया गया है। अब है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो ये डी फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है CH2OH। यहाँ पर CH2 का जो फर्स्ट नंबर कार्बन है, जो कार्बन है उसे फर्स्ट नंबर दिया गया है, और कीटो ग्रुप है इसको सेकंड नंबर कार्बन दिया गया है। ठीक है, अब अल्फा एंड बीटा फ्रुक्टोज, अल्फा एंड बीटा फ्रुक्टोज अब देखते हैं। द टू फॉर्म्स हैव डिफरेंट कन्फिग्रेशन अबाउट C2 कौन है, जो यहाँ पर कीटो वाला था ना, वही। तो OH अगर लेफ्ट में रहे तो वह अल्फा स्ट्रक्चर है, अल्फा फ्रुक्टोज कहलाएगा, और OH अगर यहाँ पर राइट में है तो वह बीटा कहलाएगा, जबकि ग्लूकोज में उल्टा होता था। अब हम आगे बात करें तो फ्रुक्टोज डज नॉट रिड्यूस Br2 वाटर, यानी कि ब्रोमीन वाटर को फ्रुक्टोज रिड्यूस नहीं करता। अब हम बात करते हैं ईपीमर्स। अब जरा सा ध्यान दीजिए, मोनोसेक्राइड्स डिफरिंग इन कन्फिग्रेशन एट अ कार्बन अदर देन एनोमेरिक कार्बन। अगर फर्स्ट नंबर कार्बन पर अगर डिफर होता था कन्फिग्रेशन में तो उसको एनोमेरिक कार्बन कहते थे, और वो कंपाउंड एनोमर्स कहलाता था। लेकिन कहा गया कि C1 के अलावा, फर्स्ट नंबर कार्बन के अलावा कहीं और किसी भी कार्बन पर अगर कन्फिग्रेशन में डिफरेंस आता हो तो उसे हम उस कंपाउंड को ईपीमर्स कहते हैं, और उस कार्बन को ईपीमेरिक कार्बन कहते हैं। जैसे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज डिफर इन कन्फिग्रेशन एट C4, हैंस कॉल्ड ईपीमर्स। यानी डी ग्लूकोज का ये फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं, फोर्थ नंबर कार्बन पर, यहाँ पर फोर्थ नंबर कार्बन पर क्या है, OH राइट साइड में, लेकिन यहाँ पर फोर्थ नंबर कार्बन पर OH क्या है, लेफ्ट साइड में है। अगर लेफ्ट साइड में बाकी सारा चीज़ सेम है, बाकी देख सकते हैं सारा चीज़ सेम है, हाँ, तो इसमें क्या हो गया, केवल एक पोजीशन पर कन्फिग्रेशन चेंज होने से यहाँ पर कंपाउंड बदल गया, यहाँ पर यह ग्लूकोज हो गया, ये गैलेक्टोज हो गया। अब हम बात करते हैं ओसा जोन का। तो मोनोसेक्राइड्स एंड रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन टू फॉर्म क्रिस्टल सब्सटेंस ऑफ द स्ट्रक्चर दिस। यहाँ पर यह स्ट्रक्चर है, जो कहने का मतलब मोनोसेक्राइड चाहे रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड जो है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ओसा जोन बनाता है। इट इज़ नोन एज ओसा जोन। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिव सेम ओसा जोन, एक ही तरह के ओसा जोन। यानी ग्लूकोज जो है चाहे फ्रक्टोज जो है ओसा जोन कब बनाता है, तो वो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तब ओसा जोन बनाता है। अब है मॉलिस टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये मॉलिस टेस्ट है, यह किसका, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, यानी ग्लूकोज का टेस्ट है हम कह सकते हैं। तो मॉलिस टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में ऐड सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल इन अल्कोहल एंड कॉन्क H2SO4 along the walls of the test tube, पर्पल कलर्ड रिंग इज ऑब्टेन्ड एट द जंक्शन। जैसे हम यहाँ पर एक बीकर लिए, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है, और अल्कोहल में घुला हुआ बीटा, ये अल्फा नेफ्थॉल इसमें डाल दिए। अब इसके बाद कॉन्क H2SO4 को वॉल के सहारे इसको इसे टघराते हैं। जैसे ही यह लिक्विड के कांटेक्ट में यहाँ पर आता है, क्योंकि टघरते टघरते जब लिक्विड के सरफेस पर आता है तो यहाँ पर पर्पल कलर का एक जंक्शन, यानी कि पर्पल कलर का एक यहाँ पर जो लेवल तैयार हो जाता है। ठीक है ना, इसी टेस्ट को कहते हैं मॉलिस टेस्ट। इससे पता चलता है कि उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी सॉल्यूशन लिया गया था वो कार्बोहाइड्रेट है। अब है नेक्स्ट, रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सम शुगर्स। तो केन शुगर इज एज्यूम्ड टू हैव अ स्वीटनेस ऑफ 10। केन शुगर के पास, चीनी के पास 10 है इसका स्वीटनेस वैल्यू। इसके बाद है रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ अदर शुगर, जैसे लैक्टोज का 1.6, फ्रक्टोज का कितना 17.3, सैकरीन 300 एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, या कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसरस होता है, कैंसर होने की संभावना होती है इसमें ज़्यादा यूज करने पर। ग्लूकोज का 7.4, इन्वर्ट शुगर का 12.6 और माल्टोज का 3.6, ये स्वीटनिंग वैल्यू है। कार्बोहाइड्रेट समाप्त होने पर अब हम एमिनो एसिड की बात करते हैं। यह 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसे कि व्हाट आर एमिनो एसिड्स, द कंपाउंड्स कंटेनिंग एमिनो ग्रुप यानी NH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, यानी कि वे कंपाउंड जो COOH और NH2 ग्रुप को रखता है वह कहलाता है एमिनो एसिड। जनरल फार्मूला एमिनो एसिड का ये है RCH
NH2 CH से लगा हुआ NH2 COOH, यानी एक NH2 एक COOH रहे तो एमिनो एसिड है। यह अल्फा एमिनो एसिड है। इसमें R के जगह पर हाइड्रोजन हो सकता है, अल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। अगर R के जगह पर हाइड्रोजन होगा तो यह जो बन जाएगा ग्लाइसिन बन जाएगा, और अल्काइल एराइल होगा तो डिफरेंट एमिनो एसिड्स बनेगा यहाँ से। अब कहा गया कि यहाँ से कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ करके, ये ग्लाइसिन आर के जगह पर देख सकते हैं यहाँ पर एच लगाया गया, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्या कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन, जिसको हम NH2CH2COOH कहते हैं। अदर एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, वह स्वभाव में ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो फिर ग्लाइसिन के साथ क्या हो गया, तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है, जो इसके पास कायरल कार्बन एटम होता है वही ऑप्टिकली एक्टिव। तो जब हम ग्लाइसिन की इसकी बात करते हैं तो इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में NH2, लेफ्ट साइड में COOH, एक H है इसके साथ यहाँ पर, एक H इधर। तो क्या हो गया, इस कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप ना हो गया, तो इसलिए यह एसिमेट्रिक कार्बन या फिर जिसको कहते हैं कायरल कार्बन, यह नहीं हुआ जिसकी वजह से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। बाकी अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पर आ जाए यहाँ पर, तब फिर जो है ना यह क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो इसलिए कहा गया कि ग्लाइसिन को छोड़ करके जितनी भी अन्य एमिनो एसिड्स हैं वो सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा, ये एमिनो एसिड्स। तो पहला है अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड्स, द डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ NH2 विद रिस्पेक्ट टू COOH। COOH और NH2 ग्रुप रहता है एमिनो एसिड में। तो COOH के तुलना में NH2 अल्फा कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो वह अल्फा एमिनो एसिड होगा, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो बीटा एमिनो एसिड, गामा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो गामा एमिनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड की बात करते हैं तो जिसके पास सेम नंबर ऑफ NH2 और सेम नंबर ऑफ COOH ग्रुप रहता है तो उसको कहते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो यानी जिसके पास एक NH2, जैसे यहाँ पर एक NH2 एक COOH है जैसे ग्लाइसिन में, तो यह हो गया न्यूट्रल। अब है एसिडिक, तो जिसमें एसिडिक ग्रुप, एसिडिक पार्ट ज़्यादा हो, तो COOH पार्ट ज़्यादा हो तो वह एसिडिक एमिनो एसिड हो जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एस्पार्टिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें एक यहाँ पर COOH है, एक इधर से COOH है, लेकिन NH2 तो एक ही है। यानी कि जिसके पास क्या हो, दो COOH और एक NH2, तो वह एसिडिक पार्ट ज़्यादा है तो वह एसिडिक एमिनो एसिड हो गया। तो एस्पार्टिक एसिड इसका नाम है। अब है नेक्स्ट क्या, बेसिक एमिनो एसिड। देखिए हैविंग टू और मोर NH2 एंड वन COOH, जिसमें क्या हो, एक COOH हो, ज़्यादा मात्रा में बेसिक वाला पार्ट लेविस एसिड, सॉरी लेविस बेसिक की तरह काम करता है NH2 पर का लोन पेयर। तो इसलिए बेसिक पार्ट यहाँ पर क्या NH2 है, तो NH2 की संख्या ज़्यादा हो तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और COOH की संख्या कम है तो लाइसिन इसका नाम है। तो ये जो हो गया वह बेसिक एमिनो एसिड हो गया। अब 17वें ग्रुप की हम, सॉरी 17वें पेज पर हम जो है बात करते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। जैसे 20 एमिनो एसिड होते हैं जिसमें से 10 एमिनो एसिड हमारा शरीर जो है ना खुद जो है ना उत्पन्न करता है, तो इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसको कहते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। लेकिन कुछ ऐसे एमिनो एसिड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है कि कितने एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। तो यानी कि जो हमारा बॉडी नहीं उत्पन्न कर पाता है तो उसे हमें बाहर से उस एमिनो एसिड को लेने की आवश्यकता होती है, तो उसको कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। द 10 एमिनो एसिड्स विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, जो बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं होता है, एंड रिक्वायर्ड, लेकिन आवश्यक होता है किसके लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, वो कहलाता है एसेंशियल एमिनो एसिड। ये एसेंशियल एमिनो एसिड जो है ना क्या सब है, तो फिनाइल एलानिन, हिस्टीडीन, इसके बाद से ट्रिप्टोफाइन, वैलिन, मिथियोनिन, इसके बाद से थ्रियोनिन, अर्जिनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ये सब जो है 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। अब हम बात करते हैं एमिनो एसिड के नोमेनक्लेचर की। तो दे आर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स एंड एब्रेविएटेड बाय फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ देयर कॉमन नेम्स। जैसे ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन का फर्स्ट 3 लेटर क्या है, ग्लाई, GLY, तो इसलिए ग्लाइसिन को बताना होगा तो सीधे GLY लिखेंगे, और एलानिन को बताना होगा तो सीधे ALA लिखेंगे, अला। अब है कन्फिग्रेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड का कन्फिग्रेशन, तो देखिए NH2 ग्रुप अगर लेफ्ट में रहे तो इसको L एमिनो एसिड कहेंगे, और NH2 ग्रुप अगर राइट में रहे तो उसको D एमिनो एसिड कहेंगे। अब है नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स आर L एमिनो एसिड। जो प्राकृतिक रूप से जो भी अल्फा एमिनो एसिड पाया जाता है उसे हम L एमिनो एसिड कहते हैं। और D एमिनो एसिड्स अकर इन सम एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है ना। तो यह कुछ एंटीबायोटिक में पाया जाता है D एमिनो एसिड, और फिर यह जीवाणु के कोशिका भित्ति में पाया जाता है बैक्टीरियल सेल वॉल में। अब है स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स।
तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें COOH का H हटा हुआ है, तो इस पर निगेटिव चार्ज, तो एनाइन की तरह काम करता है, इसका pH हाई होता है। बीच में यहाँ पर सबसे नीचे पर देख लीजिए, यहाँ पर NH3 पर प्लस है, बाकी और कहीं पर नहीं, तो यहाँ पर प्लस है तो कैटाइन है, ठीक है ना। इसका pH लो होता है। और बीच में जो यह चीज़ देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या है, इसको कहते हैं ज्विटर आयन। NH3 पर क्या होता है, प्लस चार्ज है N पर, और COO माइनस जो है वहाँ से H हटा हुआ है, तो COO माइनस, यानी ज्विटर आयन क्या है, डाइपोलर आयन है। तो ज्विटर आयन के बारे में पूछा जाता है कि ज्विटर आयन क्या है, तो डाइपोलर आयन है जिसमें NH2 पर यानी NH3 के N पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और COO माइनस में मतलब COO वाला जो पोर्शन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एक डाइपोलर आयन है ज्विटर आयन, जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की तरह काम करता है। अब बात करते हैं पेप्टाइड की। पेप्टाइड द कंडेंस्ड प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एमिनो एसिड, 2 या 2 से एमिनो एसिड का यह जो है ना संघनित उत्पाद है, उसको कहते हैं पेप्टाइड्स। तो देखिए, एक एमिनो एसिड फिर दूसरा एमिनो एसिड, इसमें से H2O निकलेगा, तो यहाँ पर डाई पेप्टाइड बनेगा, और दो पेप्टाइड के बीच में एक जो लिंकेज बना, यह COONH, इसको कहते हैं हम लोग पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। और उसमें COONH में जो C और N के बीच का जो बॉन्ड है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 2 एमिनो एसिड बना ना, मिला ना, 2 एमिनो एसिड मिला तो डाइपेप्टाइड बना। तो डाइपेप्टाइड में एक डाइपेप्टाइड जो है ना, मतलब एक पेप्टाइड लिंकेज बना, यानी 2 गो के बीच में एक पेप्टाइड लिंकेज, 3 गो के बीच में 2 गो बनेगा, 4 गो के बीच में 3 गो बनेगा, 5 गो के बीच में 4 गो पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। तो इसी तरह से अगर N गो एमिनो एसिड अगर कंडेंस होता है तो वहाँ पर N-1 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड्स की। तो देखिए, कंडेंस्ड प्रोडक्ट ऑफ मेनी एमिनो एसिड अप्रोक्स 10,000, लगभग 10,000 एमिनो एसिड का जो कंडेंस्ड प्रोडक्ट है उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अब है प्रोटीन, प्रोटीन किसको कहते हैं, तो लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, यानी अल्फा एमिनो एसिड का लीनियर पॉलीमर रैखिक बहुलक है प्रोटीन, ठीक है। दीज आर पॉलीपेप्टाइड हैविंग मोलिकुलर मास मोर देन 10,000 U, जिसका मोलिकुलर मास जो है, ठीक है, यह पॉलीपेप्टाइड है प्रोटीन जिसका मोलिकुलर मास लगभग 10,000 U है, उससे ज़्यादा है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट इज़ सिंपली रिवील्स द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, यह सीधे एमिनो एसिड के सीक्वेंस को, उसके कड़ी को बताता है। सेकेंडरी है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा मेंटेन होता है। बीटा प्लीटेड सीट जो है वह एमिनो एसिड में जो अल्काइल ग्रुप है R, उसका स्मॉल होने की वजह से होता है। इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, ये फोल्डिंग है या सुपरपोजिशन है पॉलीपेप्टाइड चेन का, जिसमें क्या होता है, एक ग्लोबुलर शेप बनाता है, ठीक। इसके पास जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, आयनिक बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में यह ग्लोबुलर शेप बनाता है। क्वाटरनरी जो है एक जो है ना प्रिसाइज अरेंजमेंट है जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है प्रोटीन का। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की, तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के आधार पर, जल अपघटन के उत्पाद के आधार पर। पहला सिंपल प्रोटीन, दिज यील्ड्स, यह बनाता है या देता है ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करने पर केवल अल्फा एमिनो एसिड देता है, उसको कहते हैं सिंपल प्रोटीन, जैसे अल्बुमिन्स। इसके बाद है कंजुगेटेड प्रोटीन, दिज यील्ड्स अल्फा एमिनो एसिड एंड नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो इधर से देखिए प्रोटीन है, इधर से प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन, तो इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट, तो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद से फॉस्फोप्रोटीन, तो इसमें फॉस्फोरिक एसिड इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप, नॉन प्रोटीन ग्रुप है। अल्फा एमिनो के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अगर बनता है तो वह है कंजुगेटेड प्रोटीन, जिसमें केवल अल्फा एमिन बनता है, अल्फा एमिन, उसको सिंपल प्रोटीन कहते हैं। अब है ग्लाइकोप्रोटीन, तो इसका जो कार्बोहाइड्रेट इसका प्रोस्थेटिक पार्ट है, यानी नॉन प्रोटीन पार्ट। इसके बाद है मेटालोप्रोटीन, तो मेटल से इसका। इसके बाद से लिपोप्रोटीन, तो लिपिड से है इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब है तीसरा डेराइव्ड प्रोटीन, तो दीज आर ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन, सिंपल और या कंजुगेटेड प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से जो हमें प्राप्त होता है उसको डेराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन से, ठीक है ना, प्रोटियोज, और प्रोटियोज से पेप्टॉन्स, पेप्टॉन से पॉलीपेप्टाइड्स प्राप्त होता है। ये तो था अभी तक किस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, 3 टाइप का हो गया, कौन कौन, सिंपल, कंजुगेटेड और डेराइव्ड। अब है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के आधार पर। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन है।
दूसरा है एंजाइम्स, ठीक है ना, सर्व एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम जो बायोलॉजिकल है यानी बायो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर पेप्सिन, इसके बाद ट्रिप्सिन, ईटीसी। इसके बाद से हार्मोन्स जैसे इंसुलिन। इसका चौथा है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है ना, तो फाउंड इन मसल्स। एग्जाम्पल के तौर पर मायोसिन, एक्टिन। इसके बाद है एंटीबॉडीज, तो गामा ग्लोबुलिन्स। इसके बाद से प्रेजेंट इन ब्लड, जो यह जो है ना गामा ग्लोबुलिन जो है ना वो ब्लड में प्रेजेंट होता है, ये एक एंटीबॉडीज है। इसके बाद से है ब्लड प्रोटीन, तो एल्बुमिन्स, हीमोग्लोबिन एंड फाइब्रिनोजिन, ये सब जो है ब्लड प्रोटीन है। ये था स्ट्रक्चर के आधार पर। अब यहाँ पर एक नोट है कि हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप इज हीमी, यानी इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी कि यह क्या है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, यानी हम कह सकते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन है। इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है हीमी है, हीमी से बना, हीमी के कारण से हीमोग्लोबिन जो है मतलब हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन के कारण से जो ब्लड जो होता है रेड होता है। इसका दूसरा जो है नोट का दूसरा पॉइंट, इट कंटेंस 574 एमिनो एसिड्स यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी हीमोग्लोबिन के बारे में कहा गया कि 574 एमिनो एसिड होता है। अब है डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डी नेचुरेशन। जैसे अंडा को जैसे आग पर चढ़ाते तो वो क्या होता है, और सब चीज़ें आग पर चढ़ाने पर पिघल जाती है, लेकिन अंडा क्या हो जाता है और ज़्यादा सॉलिड हो जाता है, ठीक है ना, तो वो डी नेचुरेशन उसका हो गया। तो देखिए डी नेचुरेशन, द प्रोसेस दैट चेंजेज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ नेटिव प्रोटीन्स, यानी मूल प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जो चेंज कर देता है उसको कहते हैं डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसके लिए क्या करना पड़ता है, या तो हीट का ज़रूरत पड़ता है, चाहे फिर इलेक्ट्रोलाइट का ज़रूरत पड़ता है। तो इट कैन बी कॉज्ड बाय चेंज इन पीएच, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हीटिंग, या एडिशन ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल और एसीटोन। इस तरह से डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का अगर डीनेचुरेशन कराना तो उसके लिए हीट का ज़रूरत पड़ता है, चाहे फिर वाटर का ज़रूरत पड़ता है, अल्कोहल, एसीटोन, फिर पीएच कम कर दीजिए, ठीक है ना, मतलब पीएच में चेंज कर दीजिए, चाहे इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन कर दीजिए, जैसे नमक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ प्रोटीन की, तो क्या क्या कौन कौन सा टेस्ट है प्रोटीन का, तो पहला है ब्यूरेट टेस्ट। तो प्रोटीन सॉल्यूशन पर NaOH और डाइल्यूट CuSO4 डालते हैं तो पिंक या वैलेट कलर प्राप्त होता है, तो यह ब्यूरेट टेस्ट है। इसके बाद है सेकंड मिलन्स टेस्ट, प्रोटीन सॉल्यूशन पर मिलन रिएजेंट डालते हैं तो पिंक कलर बनता है। मिलन रिएजेंट क्या है, तो इट इज़ सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, यानी मर्क्यूरिक नाइट्रेट या मर्क्यूरिक नाइट्रेट का यह क्या है, सॉल्यूशन है इन नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल में, कंटेनिंग ट्रेसेज ऑफ नाइट्रस एसिड, जिसमें हल्की मात्रा नाइट्रस एसिड HNO2 का भी रहेगा। इसके बाद है आयोडीन रिएक्शन या आयोडीन टेस्ट। तो प्रोटीन जो है I2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KI सॉल्यूशन अगर डाला जाता है तो येलो कलर बनता है, तो यह आयोडीन टेस्ट कहते हैं प्रोटीन का। इसके बाद है जैंथोप्रोटिक टेस्ट, तो प्रोटीन सॉल्यूशन पर कौन HNO3 डालते हैं तो येलो कलर बनता है एक प्रोडक्ट, उस पर NaOH डालने पर ऑरेंज कलर का हो जाता है, इसको कहते हैं जैंथोप्रोटिक टेस्ट। यानी कि टेस्ट ऑफ प्रोटीन में क्या, ब्यूरेट टेस्ट, इसका मिलन टेस्ट, इसके बाद से आयोडीन टेस्ट और जैंथोप्रोटिक टेस्ट। अब हम बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम क्या है, पहले मैंने बता दिया, एंजाइम जो है वह क्या है, एक बायो कैटलिस्ट है, अ ग्रुप ऑफ प्रोटीनोइड organic compounds which is produced by living organism and catalyze the chemical reaction in body, बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, उसको कहते हैं एंजाइम, यानी बायो कैटलिस्ट है। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। अब है को एंजाइम, सह एंजाइम, द नॉन प्रोटीनस कंपोनेंट which enhance the activity of certain enzymes, जो एंजाइम की एक्टिविटी को, नॉन प्रोटीनस कंपोनेंट जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है उसको को एंजाइम कहते हैं। दिज इंक्लूड मेटल आयंस, ये जो है मेटल आयन को इंक्लूड करता है यानी रखता है, जैसे Mn2+, Mg2+, K+, Na+, Zn2+, CO2+, etc, ये सब मेटल आयंस हैं जो को एंजाइम की तरह काम करता है, यानी एंजाइम की एक्टिविटी को भी बढ़ाना है। और यही वजह है कि हम लोग क्या करते हैं, जो पानी पीते हैं ना उसमें मिनरल्स की मात्रा होती है, उसमें जैसे अब क्लोराइड है तो किसका, मेटल के क्लोराइड है, ठीक है, तो वहाँ पर जो हमें, तो इसलिए मेटल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो वो को एंजाइम की तरह मेटल आयन जो है ना काम करता है हमारे बॉडी में। इसके बाद है हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम, जैसे पायरॉल, प्यूरिन, पैरिडीन। इसके बाद है असुगर रेसिड्यू, phosphoric acid and residue of vitamins like thiamine, riboflavin, etc, ये सब जो है कोएंजाइम की तरह काम करता है, यानी मेटल आयंस, हेट्रोसाइक्लिक रिंग जैसे कि पायरोल, प्यूरिन, पिरिडीन,
इसका शुगर रेसिड्यू, फॉस्फोरिक एसिड एंड रेसिड्यू ऑफ विटामिन्स जैसे थायमिन और फ्लेविन, ये सब कोएंजाइम है। अब नोमेनक्लेचर, तो दे आर यूजुअली नेम्ड बाय एडिंग द सफिक्स एज ASE टू द रूट नेम ऑफ द सबस्ट्रेट। एग्जाम्पल के तौर पर यूरिया से यूरिएज, माल्ट से माल्टेज, डायस्टेज, इन्वर्टेज ETC। तो सम कॉमन नेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ एंजाइम, तो कुछ है यूरिएज, इसका सबस्ट्रेट है यूरिया, यूरिया में ASE लग गया तो यूरिएज हो गया, इसका प्रोडक्ट CO2 + NH3, ठीक है ना। इसके बाद से माल्टेज, माल्टोज से माल्टेज, यानी कि माल्टोज एक सबस्ट्रेट हुआ, एक पदार्थ हुआ, हाँ, जिसमें जो है ना एंजाइम जो बना वो माल्टेज बना। इसके बाद सुक्रोज से इन्वर्टेज, प्रोटीन से ट्रिप्सिन, स्टार्च से एमाइलेज, इसके बाद से एस्कॉर्बिक एसिड से एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज। इधर ये सब इसके प्रोडक्ट्स। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स की। एंजाइम का एप्लीकेशन, तो पहला ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, तो एंजाइम, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकिनेज इज यूज्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज को रोकने के लिए, ठीक है ना, यह ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होता है। कौन? स्ट्रेप्टोकिनेज एक एंजाइम है। इसका दूसरा है इन इंडस्ट्री टैनिंग ऑफ लेदर, चर्म शोधन। इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये सब जो है वह एंजाइम के एप्लीकेशन ही है, अनुप्रयोग है। इसके बाद है व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम हो गया, एमिनो एसिड हो गया। अब हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं। तो किसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड? इसकी हम बात करते हैं। तो व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स हैविंग नो न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है। द न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स हैविंग नो न्यूक्लियस, यानी वो बैक्टीरियल सेल जिसमें कोई न्यूक्लियस, कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, उससे बना होता है, तो उसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब है न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन शुगर जिसे पेंटोज शुगर कहते हैं, नाइट्रोजिनस बेस एंड 1,3 फॉस्फेट ग्रुप, इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है पेंटोज शुगर का, नाइट्रोजिनस बेस का, और इसके बाद से 1,3 फॉस्फेट ग्रुप का। अब है पेंटोज शुगर, क्या है पेंटोज शुगर? तो इट इज आइदर राइबोज और डीऑक्सी राइबोज नॉट हैविंग ऑक्सीजन एट C2, जिसमें C2 पर ऑक्सीजन नहीं होता। तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर है। अब है नाइट्रोजिनस बेस, यहाँ पर आया था ना टर्म न्यूक्लियोटाइड में, तो पेंटोज शुगर को समझ गए कि राइबोज या डीऑक्सी राइबोज। अब है नाइट्रोजिनस बेस, तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्यूरिन हैविंग 2 रिंग्स इन देयर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के तौर पर एडेनिन जिसको A कहते हैं और गुआनिन जिसको G कहते हैं। इट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम पिरीमिडिन्स हैविंग 1 रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। थायमिन को T से दिखाते हैं, यूरासिल को U से दिखाते हैं, साइटोसिन को C से दिखाते हैं। ये सब नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है ना। इसका सिंबल TUC। अब है 2H बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन A एंड T। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है A और T मतलब क्या हो गया? इस चीज़ को समझते हैं पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए T तो थायमिन हो गया ना, यहाँ पर एडेनिन होता है A, ठीक है। व्हाइल 3H बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन C एंड G। C जो हो गया साइटोसिन हो गया, G जो हो गया गुआनिन हो गया, ठीक है। ये सब नाइट्रोजिनस बेस है, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ये सब। अब हम राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड, तो देखिए यहाँ पर फॉस्फेट यूनिट प्लस राइबोज, एक बेस यूनिट, 1 बेस यूनिट फ्रॉम AgCU, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, ठीक है ना, इसमें से कोई भी एक बेस यूनिट। तो यह राइबो न्यूक्लियोटाइड है। अब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, तो फॉस्फेट यूनिट डीऑक्सी राइबोज, इसके बाद 1 यूनिट AgCT में से कोई भी एक यूनिट। अब है न्यूक्लियोसाइड, तो राइबोज या डीऑक्सी राइबोज, 1 बेस यूनिट AgCTU में से कोई भी एक यूनिट, ये सब न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अब है DNA और RNA। तो DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA + H2, यानी इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज और AgCT में से कोई भी एक नाइट्रोजिनस बेस। RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो RNA का हाइड्रोलिसिस होता है तो फॉस्फोरिक एसिड, राइबोज और AgCU जो है ना नाइट्रोजिनस बेस प्राप्त होता है।
अब यहाँ पर देखिए बोर्ड का पूछा हुआ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कि डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो देखिए, तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस पहले बताते हैं डीएनए आरएनए में। तो देखिए, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, जबकि आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रैंडेड। यह है डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, हेलिक्स का स्ट्रक्चर ऐसा। इसके बाद दूसरा जो है इसका स्ट्रक्चरल जो है ना डिफरेंस में, द शुगर मॉलिक्यूल इज 2 डीऑक्सीराइबोज, जबकि इसमें शुगर मॉलिक्यूल जो है सीधे राइबोज है। अब है फंक्शनल डिफरेंसेज बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए हैज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि यह प्रिंट जिसको फिंगरप्रिंट कहते हैं, उसका एक यूनिक प्रॉपर्टी डीएनए के पास होता है। आरएनए के पास यह रेप्लिकेट नहीं करता है, यह प्रॉपर्टी नहीं होता है फिंगरप्रिंट का। डीएनए कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट, डीएनए जो है हेरिडिटरी इफेक्ट, जो वंशानुगत जो प्रभाव है उसको वह कंट्रोल करता है, जबकि आरएनए कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है आरएनए। अब है फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या है, क्या कार्य है। तो पहला है इट डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, दूसरा है इट ट्रांसफर्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को, यह क्या करता है तो ट्रांसफ़र करता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। अब विटामिन्स के बारे में, विटामिन्स क्या है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के अलावा वे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर रिक्वायर्ड, जो आवश्यक होती है बाय बॉडी, बॉडी के द्वारा, टू मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, जो सामान्य हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के अलावा जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं, ठीक है ना, क्या विटामिन्स, यानी कि नॉर्मल हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, पोषक तत्व के लिए, पोषण के लिए, उसको कहते हैं हम लोग क्या विटामिन्स। एग्जाम्पल के तौर पे विटामिन ए बी सी डी के ई ई टी सी। अभी विटामिन्स आर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, विटामिन जो है वो क्या है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी जो है वाटर सोल्यूबल है। ऑयल सोल्यूबल विटामिन जो तेल में घुलनशील है वो कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ए डी ई और के। अब है कुछ विटामिन्स और उसके डिफिशियंसी से, उसके कमी से होने वाला रोग, डिजीज। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको कहते हैं, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी रोग, डी से रिकेट्स हड्डी संबंधित होता है, ई से फर्टिलिटी लॉस नपुंसकता, के से नो ब्लड क्लॉटिंग रक्त का थक्का नहीं जमता है अगर विटामिन के की कमी रहती है तो। इस तरह से बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर संक्षेप में जो है अध्ययन किया।